तुम लोग सबसे हम लोग अच्छे से बात करते हैं एक यूनिट 3 के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। भैया यूनिट टू बाद में पढ़ाएंगे। यूनिट 2 थोड़ा चाटू टाइप है और यूनिट 3 इंटरेस्टिंग है, तो पहले इंटरेस्टिंग पोर्शन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 बोलता क्या चीज़ के बारे में? यूनिट 3 हम लोग को पैसा कमा के देगा, यानी कि एक फर्म को रजिस्टर कैसे कराना है कि नहीं कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, डिसॉल्व करना है तो कैसे कराना है, वो सब का कंसल्टेंसी हम लोग देंगे तो पैसा मिलेगा, और उससे रिलेटेड अकाउंटेंसी अगर हम लोग करवाएंगे तो पैसा मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग पैसा कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब फर्म रजिस्टर होता है तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता होगा, जैसे कि फर्म का क्या नाम है, कहाँ पे है। तुम लोग एक वर्ड नोटिस करता होगा जगह पे, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोकुल का ही लेते हैं, गोकुल बहुत सारा जगह पे है, लेकिन उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस झरिया में। तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जहां से मेन सारा चीज हेड ऑफिस समझो, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाया जाता है, और बाकी ब्रांचेस का भी नाम देना पड़ेगा। उसके अलावा ये नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म इज कैरीड ऑन बिजनेस वगैरह, ब्रांचेस वगैरह का नाम, हर पार्टनर कब आया उनका नाम, उनका आधार कार्ड यानी कि परमानेंट एड्रेस, और फर्म का अगर कुछ टाइमलाइन है कि 6 महीना के लिए या फिर ये साल के अंत तक के लिए, तो वो टाइम ड्यूरेशन। अब मानो हम अपना आधार कार्ड दिए, तो उस आधार कार्ड में मानो हम तुम लोग के पास हम बोले सीए साहब मेरे को बताइए क्या करना है, तो तुम लोग बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, ये सारा डिटेल दीजिए और एक डिक्लेरेशन दीजिए। डिक्लेरेशन की हम जो जो इन्फॉर्मेशन दिए है ना वो सच है, हम लिखेंगे कि हाँ भाई जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है, उसमें मेरा साइन होगा। कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग के पास प्रूफ रहेगा कि सर देखिए तो सच बोल रहा था, हमको लिख के दिया है, तो वो एक डिक्लेरेशन लिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फर्म नेम में कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसा शब्द जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूज होता था, जैसे कि क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब जो शब्द ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूज होता था। बोला अब नहीं करना है, अंग्रेज गया ना, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब शब्द का इस्तेमाल करना है तो हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। किसका लगेगा? यहां पर बहुत कम लिमिट दिया गया है। फ्यूचर में तुम लोग जब कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ेगा तो वहां और भी है, जैसे कि हम लोग कोई नेशनल हीरो का नाम यूज नहीं कर सकते। भगत सिंह मिष्ठान भंडार नॉट अलाउड। एसजी परमिशन, इंपीरियल ब्लू एसजी का परमिशन लगेगा उसके लिए। और अगर एक समय के पहले, जैसे ये लॉ आज बना, आज से पहले हम नाम रखें तो चलेगा, आज के बाद नाम रखना चाह रहे हैं तो परमिशन लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। समझ में आ रहा है सारा बात? तुम लोगों को पता है कैसा भी लॉ है, आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी, ये नाम रखने के लिए भी अगर आईटीसी रखना चाहते हैं ना, हमको परमिशन चाहिए होगा। हम ऐसे ही आईटीसी नहीं रख सकते। तो भैया ये लोग कैसे रखा? पहले का है, बहुत पुराना आईटीसी, आज का कंपनी है, क्लासमेट वगैरह ये लोग कितना साल से बना रहे हैं, तो ये लोग पहले रखा है। अब अगर हमको शॉर्ट फॉर्म वाला नाम रखना है तो हमको एक स्पेशल परमिशन लगता है। लॉन्ग फॉर्म तो हम अपना रख सकते हैं, जोमेटो रखना है, हम नाम लिख के देंगे मेरे को जोमेटो रखना है, मेरा नाम रखा गया, प्रोवाइडेड वो नाम कोई और रिजर्व करके नहीं रखा है। तो यहां तक अभी तक जो भी पढ़े कोई सवाल नहीं बनता। मेन सवाल जो है वो यहां से कि रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो क्या होता है। सबसे पहले क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ना। फर्म, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। आई रिपीट वंस अगेन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। क्या जरूरी है मेरे को फर्म रजिस्टर करना? नहीं। अगर फर्म करना, रजिस्टर करना जरूरी होता और हम लोग पार्टनरशिप में जूस का दुकान खोले तो फिर खर्चा लगता, तो फिर हम फर्म से अच्छा कंपनी नहीं खोल लेंगे। तो अगर आपका मन है, आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो होइए, नहीं तो मत होइए। तो भैया कोई क्यों ही माथा दर्द पालेगा? आगे जाके हम लोग समझेंगे कि अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है ना तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा और कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा और कुछ नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि अगर हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए
तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार एक बंदा बैठा रहता है जिसके पास एक रजिस्टर होता है, खाता होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार को बोलते हैं कि रजिस्ट्रार मेरे को ना एक फर्म खोलना है मिठाई दुकान का। रजिस्ट्रार बोलेगा ठीक है खोल लो। हम बोले कि हमको उसका नाम गोकुल रखना है, रजिस्ट्रार क्या बोलेगा? सॉरी, गोकुल नाम से एक फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम बोले ठीक है हमको कुछ और नाम रखना है, ABC नाम रखना है, और ABC नाम रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर सेटिस्फाइड होगा। क्या सेटिस्फाई करेगा? कि ये जो बंदा है जो आया ये जेन्युइनली एक दुकान खोलना चाह रहा है, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं। रजिस्ट्रार एक आदमी को भेज के चेक करवाएगा कि जरा देखना तो वहाँ पे चेक करना तो कि उसका बिजनेस है कि खाली दिखा रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। वो प्रोसेस के बाद जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा, बोलोगे ओके ब्रो तेरा नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में चढ़ गया, और जिस दिन हम लोग का फर्म का नाम ये वाला खाता में चढ़ेगा उस दिन से हम रजिस्टर माने जाएंगे। भैया हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम इस खाता में चढ़ चुका है? तुमको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसमें एक डेट दिया होगा, उस दिन से तुम रजिस्टर्ड माना जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे नाम चढ़ाया खाता में, इधर सर्टिफिकेट में डेट लिखा, साइन किया, थप्पा लगाया, सर्टिफिकेट तुमको दे देता है। हाँ, पोस्ट से डाल रहा मेरे पास 7 दिन बाद आया भैया, सर्टिफिकेट 1 तारीख को बन गया, मेरे पास 7 दिन बाद आया। हम किस दिन से रजिस्टर्ड? जो दिन वो सर्टिफिकेट में है उसमें 1 तारीख लिखा हुआ है ना, तो 1 तारीख से रजिस्टर होना। क्लियर रहेगा ये बात? ओके। हाँ, कंप्यूटर में चढ़ गया, सर्टिफिकेट बन गया तो रजिस्टर हो गया। और जनरली सर्टिफिकेट तभी बनता है जब कंप्यूटर में नाम चढ़ा रहा होता है, वो प्रोसेस ऐसा है। मेरे मन में एक डाउट है, ये सब काम फ्री में होगा? भैया हम तो सीए हैं, हमको तो पता है कैसे करना है। अगर हमको फर्म बनाने तो हम फ्री में बना सकते हैं, ये सब काम के लिए सरकार फीस लेता है। ठीक है, ये सब के लिए रजिस्ट्रार जो काम कर रहा हो कहाँ से कमाएगा? तो सरकार बोले एक नॉमिनल फीस देकर तुम लोग करना ताकि हम लोग ये सब सिस्टम चला सके। मेरे मन में एक डाउट है जो कि बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट कॉमन सेंस लगाना है। हम जाके फर्म रजिस्टर कराएंगे, क्या जीएसटी लगेगा? उस रजिस्ट्रेशन फीस पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस पे लगना चाहिए, लगेगा? ये सब फीस पे नहीं लगेगा। नहीं तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि अरे भाई सरकार तुम कैसे कमा रहा है भाई, तुम फीस भी ले रहा है, तुम जीएसटी भी ले रहा है उस पर, तुम इतना पैसा कमाएगा। उन लोग तो चाह रहा है कमाने के लिए, लेकिन ये सब के लिए उन लोग को रोका जाता है। कौन रोकता है? नॉर्मल नहीं, इतना पावर थोड़ी हम लोग सरकार को रोक देंगे। लेकिन अगर हम लोग को लूपहोल दिखता है कि सरकार ज़्यादा कमा रहा है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में ये बात रखेंगे, कुछ लोग मिलकर क्लास सूट फाइल करता है कोर्ट में, फिर ये सब के ऊपर एक लॉ कोर्ट में जजमेंट पास होता है कि नहीं भैया लॉ बदलो आप। कभी तुम लोग सोचो कि अगर पूरा देश में एक ही जन का सरकार आ गया तो तानाशाही नहीं होने लगेगा? उन लोग तो तुरंत मेजॉरिटी पा लेगा पार्लियामेंट में। तो इतना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, और सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बैठता है, 3 जज बैठता है। तो वहाँ पर भी तुम लोग को यूनानिमस कंसेंट के साथ एक एक्ट आया हुआ को रिपील करवाया जा सकता है। तो ये सब टेंशन हम लोग को नहीं लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है, तुम लोग आगे पढ़ेगा, अगर हम रजिस्टर्ड नहीं हैं एज अ फर्म, अगर मेरा फर्म है, मेरा दुकान है, उससे कुछ गलती हो, तुम लोग क्या करेगा? दुकान पे केस करेगा? हाँ भैया, तो हम लोग तो केस करेंगे। तुम लोग केस कर दिया, अब भैया होगा कुछ ऐसा कि आपका मन कर रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन ले लें। तुम लोग आगे इस चीज़ को और समझ पाएगा, बट ये पॉइंट यहाँ पे तो हमको थोड़ा सा टच करने दो। आपका मन कर रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन ले लें। लॉ बोला कि अगर मानो मेरा फर्म पर केस हुआ 1 जनवरी को, हम 15 जनवरी को रजिस्ट्रेशन लिए, तो क्या नया केस फाइल करना होगा हम लोग को? हाँ। तुम जब केस फाइल किया था मेरे पे, तुम लोग जब मेरा फर्म पे केस फाइल किया था, क्या ये रजिस्टर्ड था लॉ के नज़र में? नहीं। अच्छा मानो हम तुम लोग पे फर्म केस फाइल किए, क्या हम अभी तक रजिस्टर्ड है? फर्म के नाम पे केस कर पाएंगे? मेरा तो नाम ही नहीं है दुकान उन लोग का रजिस्टर में, हमको पार्टनर के नाम पर केस करना होगा। तो मानो हम तुम लोग पे केस किए, बच्चा लोग पे केस किया, अब हम 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन ले लिए, क्या फर्म रहा था उस टाइम पे? फर्म तो नहीं था उस टाइम पे, तो एबीसी पार्टनर थे जो केस किया था। लेकिन अब तो 15 तारीख को एक फर्म का नाम है ना, फर्म का नाम है ना, तो बोला गया कि अगर आपका एक केस चल रहा है, आप किसी पे केस किए हैं, और अब केस करने के बाद रजिस्ट्रेशन लेते हैं,
तो नया केस फाइल करना होगा, पुराना वाला हटा के नया केस फाइल करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी अफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड, इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म, बाद में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इवन आफ्टर सूट हैज बीन फाइल्ड, बट उस केस में नेसेसरी होगा पुराना सूट को वापस लेने का, फर्म को रजिस्टर कराने का एंड फिर एक फ्रेश सूट फाइल करने का। ये लाइन को समझना जरूरी है। क्या सबको ये वर्ड, ये सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है, लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ओके, एक बार यहां if the statement in respect of any firm is not sent or delivered to the registrar within the specified time, तो पेनल्टी लगता है। और ऑब्वियस सा बात है, हो क्या रहा है समझो, 100 पर ईयर और पार्ट देयर ऑफ, हालांकि बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये है रजिस्ट्रार, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये बोला कि भाई तुम लोग अपना आधार कार्ड में एक एड्रेस भेजा है, हमको वो एड्रेस प्रूफ चाहिए। हम बोले सर आधार कार्ड तो खुद एड्रेस प्रूफ है। बोला नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। तो सोचो हम लोग क्या एड्रेस प्रूफ देंगे? बिजली बिल होगा मेरा नाम पे, पानी बिल होगा, वो हम दे देंगे। तो हम बिल देने को ये हमको बोला कि 7 दिन में दो, मेरे को लग गया ज्यादा टाइम, 15 दिन। लॉ बोला अगर तुम विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन वो टाइम जब तुमको आरओसी बोला नहीं देता है तो पेनल्टी लगेगा। कितना? 100 रुपया पर ईयर, 100 रुपया पर ईयर। लेकिन खेल यहां पे खत्म नहीं हुआ। मेरे को 1 साल लेट हुआ 100 रुपया, 2 साल लेट हुआ 1 साल, 3 महीना लेट हुआ, बोला गया कि 1 दिन भी लेट हो गया ना 1 साल के बाद पूरा 200 लगेगा। पार्ट देयर ऑफ का मतलब कि जो 1 साल पार हुआ उसके बाद 1 दिन को भी दूसरा साल गिना जाएगा। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये होता है कि पार्ट भी आ गया ना उसको पूरा 1 गिनेंगे। यहां क्या वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो डेसिमल में लगाते कि 5 या 5 के ऊपर है तो आगे वाला नहीं तो पीछे वाला, ना 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 ना, वो सब बुद्धि नहीं लगाना है। यहां पर 1 दिन भी एक्स्ट्रा मतलब पार्ट देयर ऑफ, पूरा पार्ट पे फीस लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भैया मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि मानिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं लिए तो, और ये काम का चीज है, ठीक है, ये काम का चीज है। रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में लेते हैं? सेक्शन 69 में। और इसी में क्या बोला गया, सॉरी रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में लेते हैं? 59 में। और अगर नहीं लिए तो क्या होगा? 69। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या होगा। बोला गया कुछ डिसएबिलिटीज रहेगा, कुछ डिसएबिलिटीज रहेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्या डिसएबिलिटीज रहेगा आओ समझते हैं। ये मेरा फर्म है, ठीक है, और ये मेरा सप्लायर है, ठीक है। और सप्लायर जो है वो फर्म से माल, फर्म को माल दिया और माल में क्या निकला। अब हम लोग का फर्म चाह रहा है कि हम लोग सप्लायर पे केस करें, तो हम लोग कहां जाएंगे ये काम करने के लिए? कोर्ट गए। कोर्ट में बोला कि हाँ भाई नाम लिखा जाता है ना डैश वर्सेस डैश, तो यहां तो सप्लायर लिख देंगे क्योंकि उस पर केस हो रहा है। यहां पे क्या लिखे? क्या हम लोग फर्म का नाम लिख सकते हैं? कोर्ट बोला फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो बोला कि क्या हम लोग A + B + C का नाम लिख सकते हैं? बोला नहीं। कौन है तुम लोग? A + B + C कुछ है? लॉ के नजर में क्या है तुम? तो फिर कैसे तुम लोग 3 जन का नाम के साथ केस करेगा? अभी तक कहीं भी देखा कि 2-4 जन एक तरफ नाम लिखा हुआ है, 2-4 जन? बोला वैसे भी नहीं अलाउड। तो मतलब केस करेगा कोई एक बंदा सप्लायर के ऊपर। अब देखो ट्रिक कि अगर मानो ये एक बंदा केस किया और पैसा जीता
तो ये तो पूरा पैसा रख लेगा। नहीं, क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि वो पार्टनरशिप में है तो उसको सबको बांटना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा। ये बात कहाँ लिखा है कि तुम लोग पार्टनर है और कोर्ट को बोला गया है कि बांटना पड़ेगा? समझ आ रहा है गेम? मतलब है भैया इसका कि अगर एक सिविल कोर्ट में केस जाता है, कौन सा कोर्ट में? सिविल कोर्ट में, बाय अ फर्म, केस कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? फर्म या फिर अदर को पार्टनर्स। क्या वो लोग थर्ड पार्टी पे फर्म के नाम पे या एज पार्टनर्स जाके केस कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर एक रजिस्टर्ड फर्म है तो वो थर्ड पार्टी पे फर्म के नाम पर केस कर सकता है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 है। नो सूट इन अ सिविल कोर्ट, वो अपना पार्टनर्स भी नहीं कर सकता अगर रजिस्टर्ड नहीं। आएगा वो टाइम आ रहा है, रुक जा। नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म और देयर को पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ठीक है। दूसरा मानो मेरा 50 रुपए का कोई नुकसान हुआ, ठीक है। मानो मेरा, छोड़ो नुकसान से नहीं, हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमको किसी को 50 रुपया देना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है? देना है, और उससे हम 150 रुपया पाते हैं। तो हम बोले यार एक काम करते हैं, हम उसको 100 ही रुपया दे देते हैं, सेट ऑफ करके, है ना। तुमको हम 150 रुपया का एक 100 का नोट, एक 50 का नोट देंगे, फिर तुम 100 का वापस करेगा। उससे अच्छा तुम 85 रुपया रखो, ठीक है। कितना रुपया? सॉरी 100 ही रुपया रखो, कोई दिक्कत? सबको ये क्लियर है? लो बोला सॉरी ब्रो, हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। तुम फर्म रजिस्टर्ड है? बोले नहीं। तो बोला कि सुनो, कितना का सेट ऑफ मांग रहा है? 100 का। बोला ठीक है ले लो, 100 तक का ले लो। 100 से 101 भी होगा ना, सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। 100 तक कर सकते हैं, 100 से ज्यादा ये भैया इतना बड़ा लिमिट क्यों दे दिया हम लोग को? नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ एनी क्लेम। अगर बेसिकली होता क्या है कि कोई थर्ड पार्टी मेरे पे केस करता है, ठीक है, थर्ड पार्टी मेरे पे केस कर, हम लोग थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकते। हम एक बार भी बोले थर्ड पार्टी मेरे पे नहीं कर पाएगा, वो लोग मेरे पे केस किया, कितना का? 3 लाख रुपया का। अब हम कंपनसेशन मांगने जाएंगे, थोड़ा मानवली कर लेता भाई आओ, तो बोला कि 100 रुपया तक में वो मान रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा मांगेगा तो नॉट अलाउड। ये लिखा हुआ है, देखो, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, देन नीदर द फर्म nor the partner can claim any set off if the suit will be valued for more than ₹100. more than 100, 100 तक अलाउड है, up to 100 अलाउड है, more than 100 not allowed है। सर ये 100 रुपए तो मतलब बहुत पहले का, उसके बाद अमेंड नहीं हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ना कि हम लिमिट बढ़ाएं। हम तो चाह रहे कि लोग रजिस्टर हो, सरकार के पास पैसा है, हर चीज का हिसाब हो, तो हम ये सबको अमेंड नहीं करेंगे जिसमें लोगों को चोरी करने में फायदा हो, ठीक है। ओके, एक और केस हुआ, ए बी सी पार्टनर, बी और सी मिलके प्लानिंग किया और बोला कि हम लोग ए को पैसा नहीं देते, हम लोग ए को पैसा नहीं देते। तो ए बोला कि ठीक है हम कोर्ट जाएंगे। ए गया कोर्ट, ठीक है, ए गया कोर्ट और बोला कि हम बी और सी पर केस करना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं। क्या ये फर्म रजिस्टर्ड है? नहीं। लॉ क्या बोलता है देखो, यहां पे ए कौन है? एग्रीव पार्टनर। लॉ बोला एग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर इन द फर्म और द फर्म। अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है और उसका एक पार्टनर या तो फर्म पर केस करना चाहता है या फिर बाकी पार्टनर्स पर केस करना चाहता है, तो वो केस नहीं कर सकता। भैया तो फिर कोई गधा होगा जो फर्म रजिस्टर नहीं करेगा। तो इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि यहां पर ये बोल रहे हैं कि फर्म पर केस नहीं कर सकते या बाकी पार्टनर्स पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म नाम का कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बोला गया कि तुम एक काम करो,
तेरे को मैं एक उपाय देते हैं, तुम चिल्ला चिल्ला के बोल दो हमको फर्म को डिसॉल्व करना है, हमको फर्म को बंद करना है, हमको नहीं करना तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप, हमको जाने दो, तुम लोग को जो करना है बी और सी तुम लोग करो। ये जब भी फर्म डिसॉल्व होता है, जब भी फर्म डिसॉल्व होता है, हम लोग के पास एक राइट आ जाता है। क्या राइट? कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हो। अब तो मेरे पास खाता है, अब मेरे पास प्रूफ है, अब हम केस करेंगे तुम पर कि तुमसे हम पैसा पाते थे। हम ये नहीं बोल रहे एज अ पार्टनर केस करने जा रहे हैं, तुमसे हम पैसा पाते थे। अब कोर्ट हमको बोलेगा कि ब्रो ये पैसा तो तुमको देना होगा, तुमसे हम पैसा पाते थे प्रॉफिट, तुम नहीं दिया। अगर हम चाहें, हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे और फिर तुमको बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, वहां पे तो दिखेगा हम पैसा पाते तुम नहीं दे रहा है, और फिर हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके कोर्ट जाएंगे और तुम पर केस करेंगे। पहले सुन लो, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म is precluded from bringing legal action against the firm or any other person who is a partner in the firm, but such a person may sue for dissolution of the firm। फिर वो अकाउंट्स मांगेगा और अपना शेयर मांगेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है? डिसोल्यूशन का होना जरूरी है। वैसे ही होता है। क्या हम लोग थर्ड पार्टी पे केस कर सकते हैं अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो? लेकिन थर्ड पार्टी हम लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 डिसेबिलिटी है। पहला कि अगर सिविल कोर्ट में मामला गया है तो फर्म या फिर एज को पार्टनर्स हम लोग थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सेट ऑफ नहीं ले सकते हैं, फिर बोला ले लेना, कितना तक? 100 रुपया तक। तीसरा, अग्रीव पार्टनर केस नहीं कर पाएगा, क्या करना होगा इसके लिए? डिसोल्यूशन। और चौथा, थर्ड पार्टी क्या हम लोग पे केस कर सकता है? यस। कोई सेकंड में अगर पार्टनर सेट ऑफ मांग रहा है कि भाई चलो मांडवली कर लेते हैं, बाहर में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, 100 रुपया तक है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन 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 भले ही फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, भले ही फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, ये सारा हक अफेक्ट नहीं होगा। देखो बेसिकली 4 पॉइंट याद रखना है कि ये 4 काम अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकता है, बाकी सब कर सकता है। जैसे कि थर्ड पार्टीज किसी के ऊपर भी केस कर सकता है, जैसे कि पार्टनर्स जो है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है और अपना हिस्सा मांग सकता है, जैसे कि ऑफिशियल असाइनी या फिर रिसीवर ऑफ कोर्ट प्रॉपर्टी बेच सकता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया? एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट है, मानो ABC है, ए का दिवाला निकल गया, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे, ये फर्म के पास जाएंगे, बोलेंगे सुन ABC, ए का तो दिवाला निकल गया है, तो ए का जो हिस्सा बनता है ना फर्म से, वो हमको दे दो। ये क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ। हम लोग कौन है? रिसीवर ऑफ कोर्ट या फिर ऑफिशियल असाइनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर का बोलेगा वो लोग उस टाइम पे सर हम लोग तो रजिस्टर्ड नहीं, आप नहीं मांग सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मानो माल्या है, ये अंबानी है, ये अडानी है। माल्या जी का क्या निकल गया? ये इंसॉल्वेंट हो गया। ये लोग का एक फर्म था, ये लोग का जो फर्म था वो अनरजिस्टर्ड था। क्या था? अब ये इंसॉल्वेंट हो गए तो मामला गया कोर्ट में। कोर्ट एक बंदा का अपॉइंट किया जिसको बोलेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर असाइनी। इसको बोला जाएगा कि माल्या का बैलेंस शीट देख, माल्या का दिवाला निकला, मतलब क्या ज्यादा है, लेकिन एसेट कुछ तो होगा। बोला पहले सारा एसेट को बेच और लायबिलिटी सल्टा। तो इसका एसेट में एक दिख रहा होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, तो ये भी इसका हम लोग मांगने जाएंगे। किससे मांगने जाएंगे? अंबानी अडानी से मांगने जाएंगे। तो ये लोग अंबानी और अडानी का कहना है कि सर हम लोग रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो आप हम लोग से ये सब बात नहीं कर सकते। लॉ बोला ना ब्रो, अगर एक बंदा का दिवाला निकला है और उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर ऑफिशियल असाइनी उसका हिस्सा मांग रहा है ना, फर्म को देना पड़ेगा। ये चीज का ढाल, ये चीज का तो तुम फायदा उठा रहे कि तुम्हें रजिस्टर्ड है। बोला ना ना, ये सब फायदा नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? और 100 रुपया तक का सेट ऑफ मांग सकते हैं, तो ये एक तरफ से फायदा भी है कि 100 तक का सेट ऑफ चलेगा।
इसके अलावा राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर अगेंस्ट द डिसीज्ड पर्सन ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। समझो बात को, ए बी सी तीनों पार्टनर है। बी इस दुनिया से चल गया तो अब उसका सारा सामान किसको मिलेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव छोटा बी। अब छोटा बी बोल रहा है ए अंकल सी अंकल जो भी मेरे पिताश्री का हिसाब किताब है सल्टा के हमको दीजिए, अकाउंट्स दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए। ए और सी सोच रहा है हम लोग तो रजिस्टर्ड है नहीं, ये क्या ही कर लेगा। लॉ बोला अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको डिसीज्ड पार्टनर का हक नहीं मिलता है तो वो केस कर सकता है। हम फिर से वो इंग्लिश लाइन को रिपीट कर रहे हैं। राइट है किस चीज का? टू फाइल अ सूट एंड प्रोसीडिंग बाय कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्या ये बात क्लियर है? मतलब वो हिस्सा मांग सकता है। क्लियर? देखो ए एंड कंपनी है, ये 2017 में एक फर्म के नाम से रजिस्टर हुआ। 2018 में ए का डेथ हो गया, बी और सी जो है एक्स पर केस किया। ठीक है, देखो कैसे, एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी सी पार्टनर है, ये लोग रजिस्टर्ड है। ए का डेथ हो गया, बी और सी फर्म के नाम पे, किसके नाम पे? फर्म के नाम पे केस किया। किसको? एक्स के ऊपर। रजिस्टर है? हाँ, एक्स से पैसा मिलेगा, क्या उसमें ए का हक होगा? बिल्कुल होगा, रजिस्टर्ड था। क्या ये लोग नया रजिस्ट्रेशन लिया? ओके। डेथ के बाद भी तो ये लोग को लेना पड़ेगा जैसे Remaining partners should sue in respect of such subsequent dealing or transaction even though the firm was not registered again। बोला गया कि अगर डेथ हुआ तो नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बोला करवाना तो पड़ेगा, रजिस्ट्रार को तो बताना पड़ेगा कि एक पार्टनर नहीं रहा। लेकिन आगे वाला एक्स का क्या कहना पता है? एक्स सोच रहा है फायदा उठाते। एक्स बोल रहा है देख तेरे यहाँ तो एक का डेथ हो गया और तुम लोग फर्म के नाम पर केस किया, तुम लोग का फर्म में डिफेक्ट है, तुम लोग का फर्म का किताब में ए बी और सी का नाम है लेकिन ये तो है ही नहीं, मतलब तुम जो हमसे पैसा मांग रहा है, जो मेरे पे केस किया, इनवैलिड है, जाओ जो नया रजिस्ट्रेशन करा के आओ। तो इसको लॉ बोला कि सुन बेटा, पार्टनर दो द फर्म वॉज नॉट रजिस्टर्ड अगेन कैन फाइल अ न्यू सूट, नया डीलिंग नया ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात समझ आया तुम लोग को? अगर ए बी सी है, ए का डेथ होता है और बी और सी किसी पर केस करता है, आगे वाला पार्टी बोलता है ले तुम लोग तो गलती कर दिया, तुम लोग को तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेकर केस करना चाहिए था। लॉ बोला ऐसा हम कहीं नहीं बोले हैं, ये गलत फहमी में मत रहो तुम। यहां पर क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा केस के लिए? टू फाइल केस? नो, नहीं चाहिए होगा। पर यही अगर वो उसका डेथ नहीं होता और क्या बोलते हैं वो छोड़ के जाना चाहता था, वो वाला सीन होता तो भैया बाद में देखेंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अच्छा भैया, मतलब घूम फिर के दो चीज चेक हुआ। पहला, सूट फर्म के नाम पे किया गया है और वो फर्म रजिस्टर्ड है। दूसरा, जो व्यक्ति केस कर रहा है वो पार्टनर है। दैट्स इट। अब आएगा ट्विस्ट। ए बी सी है, ए का डेथ हो गया, ये लोग एक्स पर केस किया, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत था? न्यू पार्टनर आया डी विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर और ये लोग केस किया, क्या यहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जरूरत था? नया पार्टनर के आने पर बताना जरूरी है, एडमिट हुआ ना। क्योंकि देखो होगा क्या, ए बी और सी है, एक्स पर केस हुआ, कोर्ट में बात जाएगा, ए का बच्चा बोलेगा कि सुनो सुनो कोर्ट, ये केस में जो है मेरे पिताजी को भी हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट बोलेगा तेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, डेथ सर्टिफिकेट में एक डेट होगा, अगर केस उस डेट के बाद हुआ था पैसा नहीं मिलेगा, डेट के पहले हुआ था पैसा मिल जाएगा। क्लियर?
मतलब अगर मरने से पहले ही केस हुआ था तो ए भी उसमें शामिल था, ए भी हकदार है उस पैसा का। मरने के बाद हुआ था तो ए को, ए था ही नहीं उस समय, ए डिजर्व ही नहीं करता है वो पैसा। सिंपल था ये कहानी। लेकिन डी आया, अब डी को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा? मेरे को बताना पड़ेगा ना कि आरओसी इस तारीख को डी मेरे पास आ रहा है। जिस दिन आरओसी को पता चलेगा उस दिन के बाद अगर केस हुआ तो डी को पैसा मिलेगा, पहले केस हुआ नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस है ये तो। इसीलिए ये रूल बना। क्या रूल है कि अगर एक व्यक्ति का डेथ होता है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, केस कर डालो। लेकिन अगर व्यक्ति का एडमिशन होता है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखो, B, C had taken a new partner D and then filed the suit against X without fresh registration. यहां पर क्या बोला गया? Without fresh, firm cannot sue क्योंकि D जो है इसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ फर्म में नहीं है। क्लियर है ये वाला बात? किसी को कोई दिक्कत? इजी था। अब वो इंग्लिश वाला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भैया इंग्लिश वाला पॉइंट जो 11-12 में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग अलग चीज है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि ए बी सी तीनों मिलके को दुकान चला रहे हैं। सी एक रिटायर कर गया। क्या कर गया? क्या फर्म बंद होगा? ए का डेथ हो गया, क्या फर्म बंद होगा? ए इंसॉल्वेंट हो गया, क्या फर्म बंद होगा? नहीं नहीं। ए तुम लोग कितना अच्छा बच्चा लोगे। कल हम 470 बार बोले कि अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो डेथ और इंसॉल्वेंसी में ये मानना पड़ेगा कि फर्म भी बंद हो रहा है। यानी कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है और ए का डेथ हुआ, क्या मानेंगे कि फर्म बंद हुआ? नॉर्मल रूल समझो। नॉर्मली एक पार्टनर जाता है इससे फर्म को, दुकान को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुकान चिल कर रहा है। लेकिन अगर वो रीजन डेथ या इंसॉल्वेंसी है तो ये लोग को ना एक फ्रेश एग्रीमेंट करना होगा, एक्सप्रेसली बोलना होगा कि हाँ भाई हम लोग जो है अभी भी आगे चलना चाहते हैं। ये बात समझ आ रहा है? नहीं तो क्या मान लेंगे कि फर्म बंद हुआ है। जनरली क्या डेथ और इंसॉल्वेंसी में फर्म बंद होता है? नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा अगर ये लोग क्वेश्चन में नहीं बोला है या फिर कुछ ऐसा बात नहीं हुआ है तो। अगर ए रिटायर किया तो क्या पार्टनरशिप ये लोग का वैसा रहा? पहले 3 कुर्सी था, 1 कुर्सी हट गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ। यहां क्या डिसॉल्व हुआ? क्या पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से फर्म को फर्क पड़ रहा है? लेकिन मानो फर्म डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गया तो कुछ भी पार्टनरशिप रहेगा? समझ में आ रहा है? एक बंदा का जाने से शटर गिर जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन अगर डेथ और इंसॉल्वेंसी है तो मानना पड़ेगा कि दुकान बंद हो गया। कब ये हम नहीं मानेंगे? जब क्वेश्चन मेरे को बोल देगा डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में या इंसेनिटी के केस में। क्या ये बात क्लियर है? पागल, पागल है इसका मतलब, पागल होता है। ठीक है। मेरा मन में एक सवाल उठा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर फर्म डिसॉल्व होगा और अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, दोनों में हम डिफरेंस समझना चाहते हैं। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो क्या धंधा चल पाएगा? हाँ। क्या बिजनेस कंटिन्यू करेगा? हाँ। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, एबीसी में से ए रिटायर किया, क्या दुकान शटर गिरा था? दुकान तो चल रहा था। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व होता है क्या दुकान चलेगा? उसका मतलब है दुकान का शटर गिर गया, ताला बंद। क्या पार्टनरशिप में बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है? डिसकंटिन्यू, बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है पार्टनरशिप डिसॉल्व होने पे? नहीं, बिजनेस विल कंटिन्यू। लेकिन फर्म के केस में बिजनेस विल डिसकंटिन्यू। क्या ये तो एकदम भैया इजी बात था, किसी को इस बात में दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे मन में उठा। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ,
पार्टनरशिप डिसॉल्व हुआ, फर्म कौन सा अकाउंट बनाएगा? रीवैल्यूएशन या रियलाइजेशन? रीवैल्यूएशन। और फर्म डिसॉल्व हुआ, फर्म डिसॉल्व हुआ, रियलाइजेशन। ये भी तो डिफरेंस है। रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन में क्या अंतर है कि जब हम था कैलकुलेटर डिसॉल्व दूसरी बार, उसका मन रखने के लिए तुम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूएशन में क्या होता है? रीवैल्यूएशन पार्टनरशिप में रिटायरमेंट वगैरह में होता है ना रीवैल्यूएशन। मेरा ये टीवी है, अगर इसका रिवैल्यूएशन हो रहा है तो जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस दिन इसका वैल्यू बढ़ा कि घटा। क्या ये टीवी मेरे पास है? हाँ है। लेकिन रियलाइजेशन में ये टीवी को बेच के रियलाइज करके कैश में कन्वर्ट किया कर चुका गया होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्म डिसॉल्व होगा तो बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व पे बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्म के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और डिसोल्यूशन के केस में रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाएंगे। वाइंडिंग अप बंद करना, बंद करना, वाइंड अप करना, पैकअप। ओके, एक बात बता, क्या कभी कोर्ट बोल सकता है कि अपना दुकान बंद कर? नहीं बोल सकता। मतलब अगर हम अपना दुकान खोल के वहां अवैध शराब बेच रहे हैं, कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं बेचो? कोर्ट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, फर्म में भी डिसॉल्व, लेकिन कोर्ट बोल सकता है कि ABC तुम लोग साथ में पार्टनरशिप मत करो, C के साथ मत करो। बोला गया कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करवा सकते। कोर्ट नहीं कर रहा, वो तो कोर्ट इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर दे रहा है, और इंसॉल्वेंसी बंदा के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। क्या कोर्ट ये बोल रहा है कि सी अपना जिंदगी में तुम जियो अच्छा से, तुम इंसॉल्वेंट है, तुम इससे, कोर्ट ये बोल रहा है कि हम तुमको इसलिए इंसॉल्वेंट घोषित कर रहे हैं कि तुम ये लोग के साथ पार्टनरशिप मत करो? कोर्ट किसी का निजी जिंदगी में घुस के नहीं बोल सकता कि इसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। हाँ, हमको तेरा काम धंधा पसंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि तुम लॉ तोड़ रहा है, हम तेरा दुकान बंद करा सकते हैं, लेकिन तुम लोग के बीच में क्या रिश्ता है ये तुम लोग का डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं हो सकता। पार्टनरशिप को वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है। वो ये नहीं बोल सकता है कि ए चलो रिटायर हो जाओ, ए चलो, वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करेगा, बट वो क्या पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है? अगर फर्म बंद हुआ क्या पार्टनरशिप जिंदा रहेगा? ABC को पार्टनर बोलेंगे तो फर्म के बंद होने पे पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है। बट क्या पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने पे फर्म बंद होगा? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मे बी अगर डेथ, इंसॉल्वेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। अच्छा, दोनों में किताब कब बंद करके कोना में रखेंगे? फर्म के डिसॉल्व होने पे या पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने पे? जब फर्म डिसॉल्व होगा तो फाइनल क्लोजर होगा। पार्टनरशिप के केस में तो खाली सेटलमेंट होता है, फाइनल क्लोजर नहीं होता। यानी कि वो ऐसा होता है क्या कि रिटायरमेंट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं और फिर हम अगला साल से अकाउंट्स ही नहीं बनाएंगे? अगला साल नॉर्मल अकाउंट बनेगा, PL अप्रोप्रिएशन सब बनेगा। क्लियर है भैया? तुम ये जो पेन कॉपी वाला बात बोलती है, बहुत बार बोलती है, ये बात किसी को नहीं समझ में आएगा और सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगली बार अगर पेन कॉपी का बात करना है मेरे से तो मेरे को बाद में बोला करना, नहीं तो ये लोग सोचेगा पेन कॉपी मतलब कि ऑन पेपर ही हो रहा है। नहीं, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करता है, फर्म डिसॉल्व करता है, वो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट जिंदगी में कभी नहीं खुलेगा, वो बंद होकर रखा गया। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू फर्म बनाना होगा, न्यू बुक बनाना होगा। क्लियर है ये सारा बात आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आते हैं कि भैया हमको फर्म डिसॉल्व करना है, क्या कोर्ट फर्म डिसॉल्व कर सकता है? क्या कोर्ट फर्म डिसॉल्व कर सकता है? हाँ,
पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आया? तो हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि मानो पहले ये बताते कोर्ट कब नहीं आएगा बीच में, या फिर सिंपल वर्ड में बोले तो हम लोग अपना मर्जी से कब डिसॉल्व कर रहे हैं। वॉलंटरी मतलब अपने मन से, मेरे को मन किया हमको डिसॉल्व करना है, मेरे को कब मन करेगा, मेरे को मन कर रहा है कि काम नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम लोग सब पार्टनर लोग मिलके बात करेंगे और एग्रीमेंट करके डिसॉल्व कर देंगे। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स के साथ फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? भैया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सबका कंसेंट चाहिए। अगर एक बंदा को काम करने का मन नहीं है तो फर्म डिसॉल्व नहीं कर सकता है, वो रिटायर कर सकता है ना, वो दुकान पे ताला लगवा देगा, उसका मन नहीं कर रहा है तो। सबका मन नहीं कर रहा धंधा कंटिन्यू करने का, तब दुकान पे ताला लगेगा। ऑल द पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। एक दो को नहीं काम करना, निकलो ना भाई तुम लोग, रिटायरमेंट लो, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगा उस केस में। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, क्या बोल रही थी तुम तनिष्का? हाँ, एग्रीमेंट बनाना नहीं है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट बनाना मतलब लिखित में ना, बैठ के बात किए, बोले कि यार जूस सेंटर नहीं चल रहा, बंद किया जाए, तुम लोग सब बोला हाँ, तो बंद हो जाएगा। तुम लोग 2 जन बोला ना, हम लोग को नहीं काम करना, जूस सेंटर बंद कीजिए, हम बोलेंगे सुनो, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर से फर्म डिसॉल्व होगा, तुमको पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है, तुम रिटायर कर जाओ। क्या ये बात क्लैरिटी बैठ रहा है दिमाग में? अलग अलग कंपार्टमेंट में सारी बातें। अच्छा, बहुत बार ना कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, जिसके ऊपर अलग से सवाल आता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन 2 मार्क्स का सवाल बनता है कि अगर सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हो गया तो फर्म चलेगा? एक फर्म है एबीसी चला रहा है, एबीसी तीनों इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, फर्म चल पाएगा? अच्छा, ए और बी घोषित हो गया इंसॉल्वेंट, सी अभी भी ठीक है, क्या फर्म चल कर पाएगा? एक बंदा फर्म चलाएगा? मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, याद है कल पढ़े थे। तो अगर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी फर्म बंद हो जाता है, एंड ऑल बट वन इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी फर्म बंद हो जाता है। ये ऑल बट वन तुम लोग भूल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम लोग गधा जैसे गलत करके आ जाएगा। 3 है ना, 2 पार्टनरशिप फर्म को चलने के लिए 2 जन चाहिए। मानो 10 जन है, 9 जन इंसॉल्वेंट हो गया, एक लौता चला पाएंगे हम? मानो 10 जन में से 8 जन इंसॉल्वेंट हुआ, 2 जन है ना, चल सकता है। इसलिए लॉ का भाषा को ऐसा बनाना। हाँ, ऑल बट वन का मतलब सब सिवाय एक को छोड़ के। अब एक ही जन बचा, क्या वो फर्म चला सकता है? एज पार्टनरशिप फर्म तो वो नहीं चला सकते। क्लियर है ये बात? दूसरा, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जो हम लोग का बिजनेस को लॉफुल कर, अनलॉफुल घोषित कर दिया। हम लोग ई हुक्का बनाते थे, ई सिगरेट्स, और अचानक से फाइनेंस मिनिस्टर का आदेश आया कि ई सिगरेट्स बैंड है इंडिया में। क्या अब हम लोग को बिजनेस चला सकते हैं? वहां पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा? फर्म पूरा का पूरा डिसॉल्व करना पड़ेगा, दुकान में शटर में ताला लगाना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ रहा बात को? हाउएवर, एक वेरी इंटरेस्टिंग बात है, व्हेन मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर इज देयर, एक से ज्यादा धंधा हम कर रहे हैं, जिसमें से मेरा ई हुक्का वाला तो धंधा चौपट हो गया, लेकिन मेरा कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, तो ई हुक्का इलीगल हो जाएगा तो क्या कोल्ड ड्रिंक भी बंद करना होगा बेचना? नहीं, वो तो चलता रहेगा। तो यही सिंपल सा बात है, ठीक है? लॉफुल एडवेंचर चलता रहेगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत? फिर डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब अनसर्टेन इवेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आने वाला टाइम में हम लोग 4 ऐसा अनसर्टेन इवेंट के बारे में जानेंगे कि ये वाला कांड हुआ और क्वेश्चन चुप है तो मान लेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है। भैया ये वाला कांड हुआ, क्वेश्चन चुप है, तो मान लेंगे फर्म डिसॉल्व हो रहा है। ये लाइन तुम सुने थोड़ा देर पहले, डेथ और इंसॉल्वेंसी। तो पहला डेथ, दूसरा इंसॉल्वेंसी। इस केस में क्या होगा? अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी होता तो पहली नजर में क्या मानेंगे कि फर्म डिसॉल्व किया।
लेकिन अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं नहीं चलना है आगे, तो चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब नहीं मानेंगे। तो ये दो केस तो अलग हुआ। अगर हम 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए, 6 महीना पार हो गया, तो क्या मानेंगे? 7वां महीना के लिए फर्म, अगर आगे चलना है तो कॉन्ट्रैक्ट करो, है ना। अगर कोई पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए गया पुल बनाएंगे, इसके लिए हम लोग फर्म खोले, गया पुल बन गया और कुछ बात नहीं की है, तो क्या मानेंगे? फर्म बंद है। अगर आगे बढ़ना है तो उसके बारे में बात करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। ये 4 केसेस में अगर आगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आगे कुछ बात नहीं होता है, तो फर्म डिसॉल्व माना जाता है। नहीं तो तुम लोग बात करो और फर्म चलाओ। क्या ये बात क्लियर है? ये चारों पॉइंट तुम लोग को पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो पता नहीं तुम लोग ये कंटिजेंसी वर्ड देख के क्यों भूल जाता है चारों को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ, आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इंस्टीट्यूट ज़्यादा नहीं पूछता है, मतलब ज़्यादा पूछता है जैसे एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर का एक क्वेश्चन दे देगा या फिर 2 पार्ट में दे देगा। ज़्यादा नहीं होगा, चेंजेस दिखने को मिलेंगे बट ज़्यादा नहीं। तो पहले 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते थे? 60 मार्क्स के। अब वही 5 क्वेश्चंस कितने के हो जाएंगे? यानी कि 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, फिर 1 के अंदर में 4 रहे, 1 के अंदर में 5 रहे, वो थोड़ी बोला है। ऑप्शन रहेगा 1, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, बाकी 5 में से 4 अटेम्प्ट करना होगा। नहीं, हम मॉक टेस्ट लेंगे, तुम लोग का टेंशन नहीं है। मानो पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है, मतलब मेरा जब मन करेगा हम बंद कर देंगे। अब हम लोग सब कल को जूस दुकान खोले, मेरे को नहीं मन कर रहा जूस दुकान में काम करने का तुम लोग के साथ, हम नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर भेज देंगे और बंद हो जाएगा। ठीक है, सवाल उठता है कि बंद कब से माना जाएगा? अगर हम नोटिस दिए, उसमें एक डेट है कि 10 तारीख से माना जाएगा, तो 10 तारीख से माना। नोटिस में डेट नहीं है तो जिस दिन सबको नोटिस मिला उस दिन। मानो 100 जन है, मान ही नहीं सकते क्योंकि 50 मैक्सिमम पार्टनर होते हैं। मानो 30 जन है, सबको अलग अलग डेट पे मिला, तो फर्म डिसॉल्व कब माना जाएगा? जिस दिन लास्ट मेंबर को नोटिस मिलेगा। ये सब कॉमन सेंस वाला बात है। जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा तो बैठ के ये मत सोचना कि कौन सा लॉ का हिस्सा है, बुद्धि लगाना, आंसर लिखना है। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां रटना है वहां हम स्टार मार्क करके क्वेश्चन वगैरह लिख दे रहे हैं, वो हिस्सा पे बैठ के रट लेना, बाकी कॉमन सेंस से हम लोग जवाब दे सकते हैं, इसीलिए वहां पे रटने वाला पार्ट नहीं लिखना है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, देखो ऐसा 2 क्वेश्चन बनता है, या तो बोलेगा व्हाट आर द वेज फॉर डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, या फिर सीधे क्या बोल देगा कि भैया मेरे को एक केस देगा, बोलेगा अब यहां पर क्या होना चाहिए। ठीक है, देख लिया तुम लोग कितना पेज बाकी है? चलो, अगर किसी का, अगर कोई पार्टनर पागल हो गया या अनसाउंड माइंड का हो गया, याद करो डेथ, इंसॉल्वेंटी एंड इंसेनिटी। इंसेनिटी में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि चलो कोई बात नहीं, पागल को लेके भी काम कर लेंगे? मेरा एक सवाल है, वह पागल स्लीपिंग पार्टनर है, डॉर्मेंट पार्टनर है, यानी कि उसको कोई जानता भी नहीं है कि वो पार्टनर है, घर पे पड़ा रहता है, काम पे आता ही नहीं है, और वो पागल हो गया, क्या फर्म डिसॉल्व करने बोलेगा कोर्ट? कोर्ट बोलेगा काम कर रहा था, नहीं ना कर रहा था, तो तुम लोग बिंदास करो। यानी कि स्लीपिंग पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो कोर्ट क्या बोलेगा? चलो शटर गिराओ, घर जाओ। बाद में हुआ, ठीक है। वो रहेगा, उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो स्लीपिंग है, वो घर पे पड़ा था, प्रॉफिट पहले भी खा रहा था, अभी भी खाएगा। अब ऐसा जैसे 10-12 जन है, ठीक है, सब पार्टनर है, तो उसमें तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि 2-3 एक्टिव है, 2 ऐसा है, मतलब उस टाइप का होता है। क्लियर है? एक सवाल आया कि उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या ये कोर्ट ग्राउंड इस ग्राउंड पे बोल सकता है कि फर्म को बंद कर दो? टेम्पररी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, उसको जॉन्डिस हो गया है,
उसका 2 महीना के लिए पैर टूट गया है, कभी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ये सब बेसिस पे दुकान बढ़ाओ नहीं बोल सकता। परमानेंट इनकैपेसिटी है, वो कोमा में चल गया, अब तो उसको बोलना पड़ेगा कि उसको हटाओ। तो यहां पर उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग कौन हुए, कोर्ट। तो अनसाउंड माइंड का है, देखो परमानेंट इनकैपेसिटी में बोला क्या, स्लीपिंग पार्टनर वाला बात। यहां पे अगर स्लीपिंग पार्टनर भी परमानेंटली इनकेपेबल है तो वो भी फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। लेकिन अनसाउंड माइंड में अगर स्लीपिंग पार्टनर, घर बैठा हुआ पार्टनर पागल हुआ, उससे फर्म को फर्क पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है और तुम लोग कंफ्यूज होगा। तुम लोग यहां भी सोचेगा कि भैया स्लीपिंग पार्टनर अगर परमानेंटली इनकेपेबल है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसा लिखा है नहीं ना। अच्छा, मिसकंडक्ट यानी कि कांड हो गया, कोई कुछ ऐसा हरकत किया गया बिजनेस के दौरान जो गलत था नेचर ऑफ बिजनेस को लेके, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई एक पार्टनर है वो कुछ गंदा हरकत कर दिया जिसके कारण फर्म का नाम भी बदनाम हो रहा है, बाकी पार्टनर्स का नाम भी बदनाम हो रहा है। जरूरी नहीं है बिजनेस से रिलेटेड हो, मिसकंडक्ट बोला गया, कहां गया, नॉट नेसेसरी कि वो रिलेट कर रहा है बिजनेस से, ठीक है। बाहर में भी करेगा तो भी मानो ए बी और सी है, ए बी और सी है, सी का बाहर किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ए और बी को ये चीज मंजूर नहीं है, ए और बी जाके केस करेगा ना, मिसकंडक्ट है ना एक पार्टनर का, ए और बी कोर्ट से बोलकर अपना फर्म बंद करवा सकता है, नया रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अब बोलिए मेरा मन मेरे गर्लफ्रेंड तो इसीलिए तो कोर्ट जाके कोर्ट जाना पड़ा। अब सी बोल रहा है हम काम नहीं छोड़ेंगे, तब कल वाला वो रिटायर नहीं हो रहा है, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, क्यों, थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन हमको उसके साथ काम नहीं करना, वो गंदा इंसान है। वो तो मेरे बिल पे होगा ना कि हमको हाँ। उसके साथ काम नहीं करना। तो कल वाला जो एग्जांपल था, फिर तुम वही कर रही है, तो कराना पड़ेगा। क्या क्या एग्जाम्पल, ए बी है दो पार्टनर, बी क्या किया, बाहर छेड़ दिया किसी को, आपने एग्जांपल दिए थे। और ए को दिक्कत है, हाँ, ए चाह नहीं रहा है बी के साथ काम करना, वहाँ 2 पार्टनर है, ए बोलेगा हम रिटायर कर रहे, टाटा बाय बाय करो, अकेले फर्म चला पाएगा वो, नहीं। पहला बात। दूसरा बात, अगर हमको उसके साथ काम नहीं करना है उसका मिसकंडक्ट के कारण, हाँ। तो हमको लॉ फंसने नहीं दे रहा है। लॉ बोल रहा है तुम कोर्ट में आओ, तुम दिखा दो कि तुम वो मिसकंडक्ट किया है जिसका तुम पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तुम्हारा हम लोग माफ कर देंगे, हम लोग तुमको जाने देंगे। majority जो साथ देगा उसमें क्या होगा? वो एक्सपल्शन है, थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। कुछ मिसकंडक्ट होता है कि नहीं, वो हम बोले बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस का नेचर देखकर समझ में आता है, ठीक है। तुम लोग को छेड़ना तो बिजनेस करने से कभी हो ही नहीं सकता। मानो एक मेरा टेलर का फर्म है और वहां पे कोई एक मेरा पार्टनर किसी लेडीज के साथ गलत हरकत कर दिया नाप लेने के बहाने, तो हम क्या करेंगे? इन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर ऐसा था कि उसको वो काम करना था, जहां पे वो डिसएडवांटेज वाला बात किया, अब वो रिटायर हो नहीं रहा है, हम क्या करें? कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट के पास जाएंगे, मिसकंडक्ट बोलेंगे, बोलेगा चल निकल बेटा, तुम फन दुकान बंद करना है, फन खोल ले, और भी तुम सी को जाने दो, भाड़ में जाने दो। समझ में आ रहा है? और ये वाला इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। लॉ एक दिन में ऐसा थोड़ी, एक रात में बैठे 12 बजे 4 बजे बन गया। लॉ में अभी भी कंपनीज एक्ट में इतना सारा लूपहोल है कि लोग कमा रहे उस लूपहोल से। सेबी एक्ट जो है, सेबी रेगुलेशंस एक्ट, सेबी के चक्कर में हर्षद मेहता जो कमाया था, 7 दिन का पीरियड रहता था जिसमें हम पैसा उठाएं, 7 दिन बाद रिफ्लेक्ट करेगा मेरा अकाउंट में। 7 दिन में हम अगर 100 करोड़ रुपया उठाएं और हम 2% कमाए तो कितना कमा लिया? 2 करोड़ रुपया कमा लिए धड़ाक से। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम था, तो धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होता है। और ये वाला सबसे बवाल चीज़ है। कोर्ट बोला सुनो भाई, हम एक चीज़ तुम लोग को समझा दे रहे हैं कि तुम लोग आने वाला 3-4 काम किया ऑन अ रेगुलर बेसिस, परसिस्टेंट मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली, एक बार डांटे नहीं सुना, फिर डांटे नहीं सुना, तो हम तुम लोग को बंद कर देंगे, हम तुम लोग को बंद कर देंगे। 4 ऐसा केस है, 1, 2, 3, 4, चारों केस के बारे में बात करते हैं। पहला एम्बेजलमेंट, जिसको बोलते हैं घपला, हेरा फेरी। हेरा फेरी लिख लो या घपला लिख लो। पैसा का हेरा फेरी की है, कोर्ट एक बार डाटा, 2 बार डाटा, तीसरा बार क्या बोलेगा? चल बेटा बंद कर।
गलत अकाउंट्स रख रहा है, एरोनियस अकाउंट्स, गलत अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को गलत तरीके से मेंटेन कर रहा है, करंट को वो फिक्स्ड बना दे रहा है, रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दे रहा है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, मेरा इस साल का प्रॉफिट तुम ज्यादा दिखा सकते हैं, तो गलत बात है। एक बार कोड डाटा, 2 बार डाटा, तीसरा बोलेगा चल बेटा बंद कर, क्योंकि वो परसिस्टेंटली काम हो रहा है ये वाला, 1-2 बार में नहीं बोलता है, लेकिन जब देख रहा है बैक टू बैक मेरे पास ये केस आ रहा है, मतलब ये फर्म गलत लोग चला रहे हैं। या फिर मोर कैश देन अलाउड होल्ड कर रहा है। देखो एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि तो हम लोग कितना लिक्विड कैश होल्ड कर सकते हैं। अगर तेरा घर में 10 लाख रुपया कैश मिला, जिसका तेरे पास हिसाब है, तुमको कोर्ट बोलेगा कुछ, लेकिन उससे हम लोग का देश का नुकसान हो रहा है। वो कैश अगर बैंक में रहेगा तो वो कोई उधार ले सकता है 10 लाख, हमको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो फ्लो बना रहेगा, तुम वो फ्लो को तोड़ दिया। बट इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते, वो बोलेगा मेरी मर्जी। तो हम लोग बोले फर्म कंपनी तुम लोग सुनो, तुम लोग पे एक लॉ बनाते हैं जिसपे हम एक लिमिट रख देंगे कि इससे ज्यादा कैश लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तुम बैंक में रखना है तो। और अगर हम उससे ज्यादा कैश रख रहे हैं, 1 बार डांटेगा, 2 बार डांटेगा, 3 बार डांटेगा, चौथी बार बोलेगा परसिस्टेंट ब्रीच हो रहा, बंद करो। कितना होता है इससे लिमिट? वो हम उसके ऊपर पूरा एक्ट है, वो उस पर जाना बेकार है, ठीक है। कैश नहीं रख सकते ज्यादा। हाँ, मोर देन कैश अलाउड नहीं रख सकते। या फिर बार बार कोर्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, मानो ABC था, ए परेशान होकर कोर्ट में गया, बोला सर हमको फर्म डिसॉल्व करना, अकाउंट्स चाहिए। कोर्ट बोला ए B और C, ए को अकाउंट दे देना। फिर 4 दिन बाद ये गया, बोला कि देखिए ना सर नहीं दिया, फिर 5 दिन बाद नहीं दिया। अगर रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी तुम मेरे को अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखा रहा है ना, कोर्ट बोलेगा चल बेटा तुम बंद हो और अब हम तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। समझा? क्योंकि अगर वो नहीं दिखा रहा बार बार, जरूर कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए। तो बेसिकली चारों में कुछ कॉमन बात था, ठीक है। क्या कि कोर्ट डिसॉल्व किया है, कोर्ट डिसॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि ना मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। एग्जाम में चारों में से कोई कहानी बन के आएगा, चारों में से 4 कहानी सुनाए ना, 4 चीज का कहानी सुनाए, चारों में से कोई कहानी बन के आएगा, तुम लोग को बोलेगा यहाँ क्या होना चाहिए। तुम लोग बोलेगा यहाँ पे डिसॉल्व होगा ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और चारों बात लिखेंगे तो ही 4 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। मतलब 4 में से 3 पॉइंट लिखा या कुछ लिखे, 4 में 2 ही मिलेगा, 3 भी नहीं देगा वो लोग। यहाँ डिसोल्यूशन कोर्ट कर रहा है, परसिस्टेंट ब्रीच हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और ये 4 रीजन है। कोई भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर आंसर यही लिखना है, चारों लिखना पड़ेगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। हाँ, 2 मार्क्स का है तो खाली लिख सकते हैं कि कोर्ट परसिस्टेंट ब्रीच के साथ मना कर रहा है, ठीक है। इजी, ओके। ये वाला ना बड़ा विचित्र है, बच्चा लोग इसको पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता है। आज भी हम पढ़ा रहे, फिर 4 दिन बाद तुम लोग को दिक्कत होगा। पहले इसका लैंग्वेज को हम डिकोड कर देते हैं, इसीलिए। ट्रांसफर ऑफ मतलब कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, वो वाला इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है, या फिर इंटरेस्ट मतलब किसी हक का बात हो रहा है? इंटरेस्ट मतलब अपना हक का, हक वाला इंटरेस्ट है। अरे 2-4 टाइप का इंटरेस्ट होता है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट। मेरे को उस मूवी में इंटरेस्ट लग रहा था, ये भी इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट जो है, ये किसी इंटरेस्ट का बात हो रहा है कि तेरे को हक है ना, राइट है ना, हक, और वो तुम अपना हक किसी और को दे रहा है। ऐसा हो सकता है भैया कि ABC पार्टनर है और A बोलेगा कि मेरे को जो प्रॉफिट है वो D को दे दो? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बार कोई पार्टनर केस करता है दूसरे पार्टनर पे। क्यों? क्योंकि वो अपना होल ऑफ द इंटरेस्ट किसी और को दे दिया, किसी और को बेच दिया, या कोर्ट के बोलने पर किसी और को दे दिया। तो उस कोर्ट में, उस केस में कोर्ट क्या बोलता है? फर्म को बंद करो, इसको रहने दो, तुम लोग बाकी लोग नया फर्म चालू करो। लेट मी टेल यू दिस एग्जांपल विद अ स्टोरी। राम, मोहन, राजा, 3 आदमी था। राजा, राम, मोहन। जिसमें कि जो मोहन है वो बोला कि भाई सुनो, हम अपना सारा इंटरेस्ट ज्योति को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब राम और राजा को ज्योति नहीं पसंद थी, लेकिन ज्योति को इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, वो प्रॉफिट भी कमा रही है, सब कुछ। ऐसा कब वो ट्रांसफर करेगा? एक तो अपना मर्जी से किया, दूसरा क्या हुआ,
मोहन का एक जमीन था, इस पे ना बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह जमा होता गया, तो इसको बोलता है, सरकार के लिए टैक्स क्या है? रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बोला जाता है एरियर्स, यानी कि जमा होना ऑफ लैंड रेवेन्यू। सरकार बोलेगा ना मेरा बहुत सारा लैंड रेवेन्यू एरियर में जमा होते जा रहा है। अब हम मोहन को, हम सरकार है, बार बार फोन करे, कहा है मोहन तुम कहीं नहीं पैसा दे रहा है, मोहन पैसा दे दो। मोहन बोला नहीं 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 सर, नहीं है नहीं है। हम बोलेंगे तुम सारा कुछ ज्योति को दो, जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग ज्योति से ले लिया करेंगे, या फिर सारा चीज गवर्नमेंट को दे दो। और राम और राजा इससे तैयार नहीं है, तो कोर्ट बोलेगा सुनो, हम गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा मत करो, है ना, और तुम लोग को दिक्कत है, तुम लोग ये फर्म ही बंद कर दो और तुम लोग नया फर्म खोल लो। तुम लोग का मन में सवाल उठेगा, भैया इससे तो गवर्नमेंट को समस्या है, गवर्नमेंट कैसे मोहन से पैसा निकालेगा? फिर वो गवर्नमेंट समझे क्या राम और राजा मोहन के लिए रोएगा बैठ के, दुख झेलेगा ये वाला? बोला नहीं। समझ आया स्टोरी? इंटरेस्ट देने के लिए पार्टनर होना जरूरी नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट देने के लिए मेरे को पार्टनर होना जरूरी है, जिसको मिल रहा है उसको पार्टनर होना जरूरी नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फिर से रिपीट कर, 3 पार्टनर है, जिसमें से एक पार्टनर का एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है, यानी कि उसका जमीन पे टैक्स बनता जा रहा था, वो दिया नहीं। अब टैक्स नहीं दिया तो सरकार कुछ करेगा। सरकार जनरली एसेट वैसेट बेचता है, तो वो उसका एसेट में देखा इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस फर्म। सरकार बोला कि सुनो मोहन, तुमको जो भी वहां से प्रॉफिट वगैरह मिलेगा तुम सब हम लोग का नाम पे चढ़ाओ। और इस बात से राम और राजा को दिक्कत था, तो राम और राजा बोला कोर्ट में जाके कि सर ये आदमी अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर किया है, हमको ये चीज पसंद नहीं है। कोर्ट बोलेगा ठीक है तुम फर्म को डिसॉल्व कर लो, तुम लोग दोनों नया फर्म खोल लो, तो ये ऑटोमेटिकली निकल गया। समझ रहा है? क्योंकि मोहन रिटायर ही नहीं हो रहा, उसको बोल रहे फिर भी, और जो मेरा प्रॉफिट है कौन खा रहा है बैठ के? गवर्नमेंट। इसीलिए ये चीज किया गया। लेट मी शो यू। तो भैया हमको एक बात बताइए, इससे ऐसा होगा क्यों? देखो होता क्या है, मानो मोहन जो है ना वो एक्टिव पार्टनर था, सारा काम मैनेज करता था। अब मोहन को अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको काम करने का मन करेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मोहन के पास ज्यादा होगा, और मोहन काम भी नहीं कर रहा है, प्रॉफिट भी ज्यादा उठा रहा है जो कि सरकार को मिल रहा है, राम और राजा का तो बैंड बच जाएगा। इसीलिए बोला गया कि देखो अगर तुम लोग खुश नहीं है, तेरा इंटरेस्ट किसी और को मिलता है, तो कुछ मत कर, तुम लोग डिसॉल्व कर ले फर्म को मेरा ऑर्डर पे, और तुम लोग नया फर्म खोल लेना। वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग, यहाँ इन लोग का बात नहीं हो रहा है, राम और राजा नहीं, वेयर द पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग, यानी कि मोहन transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed his share to be charged or sold by the court. कोर्ट के द्वारा अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, क्यों? फॉर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर। लैंड रेवेन्यू का मतलब ये रीजन होना चाहिए ट्रांसफर का। क्या कोई भी ट्रांसफर का रीजन के कारण हम ये काम कर सकते हैं? नहीं, लैंड रेवेन्यू वाला रीजन होना चाहिए, तब कोर्ट फर्म डिसॉल्व करेगा, बस। बाकी अगर हम अपने इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो लोग को दिक्कत है, तुम लोग अपने समझो, मेरे पास मत आना, तुम लोग अपने डिसॉल्व कर लो ना भाई फर्म। क्लियर है ये बात? फिर कॉमन सेंस वाला बात है, एक फर्म है उसको लगातार लॉस पे लॉस हो रहा है, उन लोग को कोर्ट चलने देगा? कोर्ट बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बंद हो जाओ। ठीक है, अब आया जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, इसमें भी 4 मार्क्स का सवाल, और चारों सिंपल। हाँ लेकिन तुम लोग के लिए भाषा नया है, तो भाषा देख के मत डरना, हम लिखवा दे रहे मतलब। एक बात बता, कोई एक प्रॉब्लम आया जिसके कारण मैनेजमेंट में डेडलॉक आ गया, यानी कि मैनेज हो ही नहीं पा रहा, कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने का, मैनेज हो ही नहीं पा रहा। क्यों? मानो पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म, पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म, पार्टनर्स आपस में बात नहीं कर रहे, तो मैनेज होगा? मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में कोर्ट बोलेगा देख भाई तुम लोग बात कर नहीं रहा, कट्टी सो के रखा है, तुम लोग बंद करके घर चल जाओ, क्योंकि तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, डेडलॉक इन मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा, तुम लोग घर चल जाओ। या फिर लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम ऑब्जेक्टिव, हम लोग फर्म खोले थे कि कोविड आया है तो हम लोग सैनिटाइजर और मास्क का सेल करेंगे, कोविड चला गया, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव रहा? तो कोर्ट हमको रहने देगा? कोर्ट बोलेगा फर्म बंद करो। या फिर कोई पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज में सट्टाबाजी कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना प्रॉब्लम नहीं है, गैम्बलिंग करना। मानो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड मतलब हम
बैठे, टेक्निकल एनालिसिस किए, चार्ट देखे, नंबर्स देखे, उसके बाद डिसीजन लिए कि क्या करना है। गैम्बलिंग में हम गेमबाजी कर रहे हैं, हम मार्केट में झूठा अफवाह फैला रहे कंपनी के बारे में और उस बेसिस पे शेयर का प्राइस को ऊपर नीचे करवा रहे हैं। तो इतनी भारी चीज़ है, इसमें फर्म तो बंद करेगा ही, और जो पार्टनर किया ना वो बहुत लंबा जेल जाएगा, बहुत लंबा फाइन लगेगा उस पर, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। सर कोई एक भी करेगा तो नहीं पूरा फॉर्म डिसॉल्व? हाँ, फर्म डिसॉल्व करके बाकी लोग को नया करना है, करो, सर वही फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सर पुराना फॉर्म बंद करने के बाद नया फॉर्म जो कंटिन्यू करने के लिए बोले तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है? कोई लॉस नहीं, जो उससे पुराना वाला बुक बंद होगा नया बुक चालू होगा। तुम लोग सबसे हमें एक बात, तुम लोग को एक स्टोरी बता रहे जिससे चारों पॉइंट याद हो जाएगा। एक बंदा था हम लोग का पार्टनर, हम लोग दुकान खोले थे कोई और इरादा से, कोई और ऑब्जेक्टिव से, और वो सट्टाबाजी करने लगा स्टॉक मार्केट में। हम लोग कोई और इरादा से दुकान खोले थे, कोई और ऑब्जेक्टिव से खोले थे, और वो सट्टाबाजी करने लगा। तो उसके लिए हम लोग उससे बात बंद कर दिए। उससे बात बंद कर दिए तो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उससे बात नहीं कर रहे, वो कोई काम नहीं कर रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा। तो कोर्ट ऑर्डर किया कि तुम लोग दुकान बंद कर दो। सिंपल सा स्टोरी। पहला, मेरा जो काम था वो नहीं हो पाया, लॉस ऑफ सब्सट्रैटम हो गया, ऑब्जेक्टिव ही भूल गया। क्यों भूल गया ऑब्जेक्टिव? उसको लत लग गया था, क्या चीज का? गैम्बलिंग का। गैम्बलिंग का लत लग गया था, तो हम लोग क्या किए, बात करना बंद कर दिए, नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, जिसके कारण क्या हुआ, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। तो ये 4 केस में क्या होता है, ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड बोल के कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा चल बेटा बंद हो जा। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ कर देते हैं। एक पार्टनर गैम्बलिंग करता था और वो गैम्बलिंग का नशा में इतना चूर हो गया कि वो अपना ऑब्जेक्टिव भूल गया, जिसके कारण हम लोग उससे बात तो बंद कर दिए, लेकिन बात बंद करने के कारण मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट बोले ये जस्ट एंड इक्विटेबल है, ये वाजिब है कि तुम लोग दुकान बंद कर दो, वही बेहतर है। इससे ये चारों पॉइंट याद हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? अगर फर्म डिसॉल्व होता है तो उसका फर्क क्या पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है फर्म के डिसॉल्व होने का? मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि अगर एक फर्म डिसॉल्व हुआ, जब तक फर्म जिंदा है हर पार्टनर इज एजेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कार्डिनल प्रिंसिपल, एंड एक्ट बाय वन पार्टनर इज एन एक्ट बाय ऑल। अगर फर्म डिसॉल्व कर जाएगा तो क्या उसके बाद भी ये वाला बात रहेगा? एक कॉन्सिक्वेंसेस तो क्लियर है ना भाई। तुम लोग सोचो अगर ऐसा ना हो तो क्या? तो उसके बाद भी कोई अगर ABC है, फर्म बंद हो गया, B जाके फर्म के नाम पे 10 लाख का लोन लिया, अब A और C लायबल होगा क्या? लॉ बोलता है फर्म बंद हो गया ना, लायबल नहीं होगा। तो आगे वाला पार्टी को कैसे पता चलेगा फर्म बंद हो गया है? समझ रहा बात को? हर चीज का जवाब खुद आ रहा है। देखो, अगर पार्टनर्स डिसोल्यूशन के बाद कुछ भी करते हैं तो उससे क्या होता है समझो। पहले थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर हम नोटिस ही नहीं देंगे डिसोल्यूशन का, थर्ड पार्टी को पता चलेगा मेरा दुकान बंद है, वो तो B से क्या सोच के करेगा, ये तो दुकानदार है ना, ये पैसा नहीं देगा तो ये C से ले लेंगे। तो लोगों को बताना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, बाकी पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। B कांड करके भाग जाएगा, फंसेगा कौन? A और C। तो लॉ बना कि देखो तुम लोग डिसॉल्व करेगा तो पब्लिक नोटिस दे देना, जिससे तुम लोग भी बचेगा और थर्ड पार्टी भी बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन कभी कभी इवन वेयर नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन हैज नॉट बीन गिवन, नो लायबिलिटी विल बी देयर फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट। भैया आपका कहने का मतलब है हम लोग नोटिस नहीं दिए। हम लोग पहले क्या सीखे कि नोटिस देने से 2 चीज का फायदा हुआ। एक तो तीसरा आदमी को पता है B से डील नहीं करना है, A और C से पैसा मिलने वाला है नहीं, लोग का दुकान बंद हो चुका है। दूसरा, बाकी पार्टनर्स बच गया कि B कुछ कांड करेगा B से, समझो हम लोग का दुकान तो बंद था। ये कब होगा? जब नोटिस दिए हैं। लेकिन मानो नोटिस नहीं दिए, फिर भी दिक्कत नहीं होगा ये सारा केस में। अरे कोई पार्टनर मर गया, उसका मरने के बाद B A B C था, A मर गया, B लोन लिया 10 लाख का, क्या A का लीगल एयर जिम्मेदारी लेगा इसका? तो वो नोटिस देके मरेगा कि मरने जा रहे हैं। दूसरा, उसका दिवाला निकल गया, उसको पता था कि वो माल्या होने वाला है, तो नोटिस दे पाता? तो
तो यहाँ भी नोटिस नहीं रहेगा, फिर भी हम लोग का लाइबिलिटी नहीं है। और डोरमेंट पार्टनर, ये नोटिस दे ना दे घर पे पड़ा रहता है, पड़ा रहने दो, जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो डोरमेंट है या फिर इंसॉल्वेंट है या फिर वो डिसीज्ड पार्टनर, डेथ हो गया, ये 3 केस में नोटिस नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, हम लोग का लाइबिलिटी नहीं है। बाकी सारे केसेस में नोटिस नहीं दिए ना, सारा लाइबिलिटी मेरा। हुआ क्या था तुम लोग को बताते हैं। मानो एबीसी का फर्म है, ठीक है, एक दिन एबीसी के बीच खूब भयंकर मारपीट हुआ, इन लोग बोला आज से फर्म बंद, पूरा गंदा गंदा गाली देके इन लोग ये बोला आज से फर्म बंद। नोटिस दिया, 2 महीना बाद 10 लाख रुपया बिल लिया। तो जो सप्लायर 10 लाख रुपया दिया, इसको 10 लाख का माल दिया मानो, उसका दिमाग में क्या है कि इन लोग का फर्म है, इन लोग से ले लेंगे। तो 2 महीना के बाद पैसा लिया, कुछ दिन बाद सप्लायर मिला, बोला अरे ये कैसा है भाई तुम? बोला हम तो ठीक है। बोला अरे वो थोड़ा पैसा भिजवा दो। ये बोला कैसा पैसा? तो बोला अरे वो बी लेकर गया था 10 लाख का माल। ये बोला तो बी से मांग गया। तो बोलेगा सप्लायर अरे क्या भाई, वन पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। तो ये बोलेगा हम तो पार्टनर रहे ही नहीं, मेरा फर्म तो बंद हो गया। सप्लायर को ये बात पता चला, हमको नोटिस देना होगा ना। अच्छा भैया नोटिस कैसे देते? बोर्ड पे चिपका देते, इतना आसान नहीं। 2 टाइप का न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब लोकल भाषा वाला न्यूज़पेपर में वो इश्तिहार छपाना होगा कि हम लोग का फर्म बंद हो चुका है। उसके अलावा वेबसाइट्स वगैरह पे अपलोड करना होगा कि हमारा फर्म बंद हो चुका है। बाकी बाहर मेरे को चिपकाना होगा कि यह दुकान अब ऑपरेट नहीं करती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर वो लंबा सा प्रोसेस नहीं है, बट नोटिस देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा बाद में कभी सीखेंगे। ये बात क्लियर है? हाँ, ये लोग नोटिस नहीं दिया तो ए और सी जब तक नोटिस नहीं दिया जाएगा तब तक के लिए लायबल है। मतलब इस दौरान में अगर ये 10 लाख या 10 करोड़ का भी घपला कर देगा ना, ए और सी का एक छोटा सा गलती के कारण वो लोग लायबल रह जाएगा। और ए और सी ये गलती ना करिए, किसका जिम्मेदारी है? जब ये लोग डिसॉल्व करेगा हम लोग के पास आएगा कि सर क्या प्रोसेस होता है, तब ध्यान रखना है कि पहला प्रोसेस में होगा नोटिस बनाइए। अगर आप नोटिस नहीं बनाएंगे, अगर नोटिस में आज का डेट है, आज से फर्म डिसॉल्व, अगर हम लोग नोटिस बनाने में लेट किए और कोई पार्टनर कुछ फायदा उठा सकता है वो इस चीज का, लॉ उसको पावर दे दिया। समझ रहा है बात को? ठीक है, क्लियर है? फिर राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वुंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। जब फर्म डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो जो फर्म का प्रॉपर्टी है, एसेट्स बेचते हैं। एसेट्स बेच के क्या करते हैं? फर्म का लायबिलिटी सल्टाते हैं और जो सरप्लस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बात कहां लिखा है? सेक्शन 46 में लिखा है। ऐसे नहीं कि मेरा मन करता था, अकाउंट्स में करने का सुंदर लगता था तो कर देते थे। लॉ बोला है करने के लिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और इसका भी ऐसे भी नहीं कि हम लोग सारा एसेट बेचते हैं, लाइबिलिटी में ना पहले शेयर वाला अपना जो हम लोग कैपिटल लगाए वो ले लेते हैं, वो लास्ट में मिलेगा। पहले सिक्योर्ड डेटर को मिलेगा, फिर वो भी लॉ में लिखा है। लेकिन भगवान का दया है कि हम लोग को वो याद नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि फर्म का उतना काम नहीं है अपने पास, अपना काम तो कंपनी का रहेगा ना। कंपनी में याद करना होगा कि क्या प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन के बाद पैसा देने का, ठीक है? तो हर कोई कॉमन सेंस नहीं ना इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो ये अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर की वो लोग फर्म को बाइंड कर सकता है। पहले सुनते जाना, पहले सुनते जाना। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द अदर म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन कंटिन्यू। कब तक? कब तक? नीचे आओ। कब तक? In no case bound by the acts of a partner who has been adjudicated as insolvent। अगर इंसॉल्वेंट हो गया है क्या वो लायबल होगा? बस वो कहां से किसी भी चीज के लिए लायबल होगा, ठीक है? क्लियर है? तो माइनर तो पहले भी नहीं था, ठीक है? ओके, एक सवाल पूछे तुम लोग से, देखते कितना जन सही जवाब देता है। ABC है, ए का दिवाला निकल गया, कोई आया हमसे बात करने के लिए और पूछा कि आप ए के पार्टनर है ना, आपको हम लोन दे रहे हैं, आप ए के पार्टनर है ना? हम लोग को वहां पे हाँ बोलना है या ना बोलना है? ना बोलना। हम वहां पे हाँ बोल दिए, अब अगर वो ए को पैसा दिया ना तब हम फंस जाएंगे। ये तो इंसॉल्वेंट है, उसको पैसा देगा तो लॉ बोल रहा है कि तुम दो ही मत, तुम दिया तुम फंसेगा, वो पैसा नहीं देने वाला है भाई।
और हम इतना बड़ा गधा है कि हम एक अपना रिश्तेदार अभी भी बता रहे हैं, क्या बुरा लोग से हम लोग कभी रिश्ता रखना चाहेंगे? बोलते बेटा तुम ये गलती मत करना, क्योंकि एडजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट विल नेवर 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 बी लायबल। अब कौन से इंस्टॉलमेंट का बात हुआ? एडजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट। एडजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? जिसको कोर्ट इंस्टॉलमेंट, हम लोग का दोस्त नहीं कि बोलते हैं पार्टी दो तो बोलता है पैसा नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि उसको कोर्ट नहीं बोला अभी तक। जब कोर्ट बोल देगा तब वो इंस्टॉलमेंट होगा। समझ रहा है बात को? हर एक सिचुएशन में अलग-अलग इंस्टॉलमेंट होगा। जैसे हम लोग सोगा में पढ़े, नहीं, सिर्फ सोगा में अलग होगा, बाकी सब जगह कोर्ट का आदेश के बाद ही इंस्टॉलमेंट घोषित होते हैं। इतना कंडीशन जितना है सब याद रहेगा? नहीं, तुम लोग को याद करना ही नहीं। हम क्या बोले? स्टोरी आएगा। नहीं, सीए आप बन गए, आपके सामने कोई कस्टमर आया और ऐसा मतलब अगर क्लाइंट आया तो हम लोग, तुम कभी भी किसी सीए ऑफिस जाएगा देखेगा बहुत सारा किताब रखा है, तो किताब निकालो और देख के बताओ क्या करना है। तो मतलब आप क्या खोल दिएगा वहाँ पे? हाँ, ये वाला अच्छा इसमें ये लिखा है। ऑब्वियस सा बात है। हम लोग अगर, तो फिर वो किताब सजावट के लिए रखा हुआ है क्या? तो आप अपना iPad अरे जब हम लोग, तुम लोग को पता है जब क्लाइंट से डील किया जाता है तो कैसे किया जाता है? नहीं, ऐसे बोलेंगे क्लाइंट को, ओफो ये तो टेंशन वाला बात है। तुम उसको हड़का दो। हाँ, फिर वो आर्टिकल को बुलाएंगे बेल बजा के, आर्टिकल थोड़ा इधर आ भाई, मतलब वो मिस्टर साहे का फोल्डर लेकर आना, तो कुछ नहीं है उसका काम, हमको याद है क्या करना है, हम 500 बार किए। मिस्टर ऐसा एक केस हुआ था सर कुछ दिन पहले, बहुत टाइम लगा था उस पर रिसर्च करने में, बट हम ट्राई करते हुए ऐसा कुछ हो। खोलेंगे 4-5 पन्ना पलटेंगे, ठीक है सर आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, हम कोशिश करते हैं। वो उसको घर भेज देंगे, फिर शाम में फ़ोन करेंगे, सर बहुत मेहनत करने के बाद एक उपाय निकला है जिससे हम 3000 का आपका टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे बोलेंगे, उसको लगेगा कि काम किया है और 3000 में से 2000 हमको देगा और 1000 ऑफ करवाएगा। ठीक है, तो वो सजावट के लिए इसीलिए रखा जाता है और सही में बहुत जगह पे तुमको काम आएगा। हम लोग क्या लॉयर, सबको सब लॉ याद होता होगा? भाई हमको एक बात बताइए, आप तो किताब लिए। कर वाला डाउट है कि पार्टनरशिप अकाउंट को कैसे सेटल करते हैं, क्या पूरा हायरार्की याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर लॉसेस हुआ किसमें लॉसेस हुआ? सारा एसेट्स को बेच दिए, उसके बाद भी फिर भी लॉसेस हो रहा है, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि या तो पार्टनर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, या फिर पार्टनर्स छोड़ो किसी को पैसा नहीं दे पा रहे। लेट मी शो यू, बैलेंस शीट है, यहां एसेट्स है 100 करोड़, यहां लाइबिलिटी है 300 करोड़, हो पाएगा कुछ? अरे मानो 100 करोड़ पूरा सबको पे कर देंगे तब भी तो 200 करोड़ का क्या रहेगा? लॉस। अब ये कैसे करें? बोला गया देखो क्या तुम लोग के पास प्रॉफिट है? अरे पहले देखो, अगर मेरे पास मानो प्रॉफिट है या फिर रिजर्व एंड सरप्लस है जहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो सबसे पहले वो यूज करो लॉस को सेट ऑफ करने में। क्लियर है? बेसिकली फर्म का डिसोल्यूशन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना, उसमें अगर लॉस निकल जाए तो क्या करना है ये बता रहा है। क्या रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल चेक होता है कभी? नहीं ना, वहां पे बस लॉस निकल गया। तो रियलाइजेशन का लॉस को सबसे पहले किससे माइनस करो? अगर इस साल का कोई प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मानो वो यूज कर लिया, अब पार्टनर्स का कैपिटल को यूज करो, और अभी भी है तो ये फर्म है, फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, घर जायदाद बेचो और पैसा दो, पार्टनर्स इंडिविजुअली देगा। कंपनी में किस शेयर में? इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। और हम पहले ही बोल दिए कि हम इतना का ही लायबिलिटी लेते हैं, तो हम बस उतना का ही लायबिलिटी। पार्टनरशिप में बोल सकते हैं, तो फिर कैसे बोल देंगे? वो करना है तो कंपनी खुलवाओ। कंपनी गारंटीड पार्टनर कौन है बे? पार्टनर को तो तुम दो चीज, तो तुम कंपनी का गारंटी कंपनी और पार्टनर को मिला दिया, नया ही चीज बनाया तुम। नॉट अलाउड। तुम लोग को मजा आएगा, सरकार परेशान हो जाएगा। ठीक है, जब तेरे पास क्लाइंट आएगा ना, तुम लोग क्लाइंट से ऐसे ही बात करेगा कि सर आप लोग का क्या रिक्वायरमेंट है। वो बोलेगा हमको लायबिलिटी नहीं चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे आप कंपनी खोलो। वो बोलेगा सर देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी खोलने में बहुत लफड़ा है। तो हम बोलेंगे फर्म खोलिए, लेकिन फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि अगर डिसोल्यूशन में कल को लॉस होता है तो अगर प्रॉफिट है उस साल का या एक्यूमुलेटेड तो उससे सल्टा दो, नहीं तो आपका कैपिटल भी जाएगा, कैपिटल तो जाएगा ही, घर बार भी बेचना पड़ सकता है। पूरा बात उसको बताना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ी पढ़ा है, हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सके, फ्री में नहीं बताएंगे। एक सीए में बहुत फेमस जोक है कि एक आदमी आता है, रिलेटिव होता है एक सीए का, उससे पूछता है कि सर हमको थोड़ा टिप्स दीजिए, ठीक है, कि हमको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि टैक्स बचे। तो बोला है कि
आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं या फिर आप टिप्स ले सकते हैं। कंसल्टेंसी में पैसा लगता है और टिप्स फ्री का होता है। तो बोला आप हमको टिप्स दे दीजिए ना, फ्री वाला में हम काम चला लेंगे। तो सीए क्या टिप देता है पता है? कि आप कंसल्टेंसी लीजिए, ठीक है। देयर विल बी टाइम्स जब तुम लोग कोई भी शादी पार्टी में जाएगा और तुम लोग को घेरा जाएगा कि हम टैक्स कैसे बचाएं, जीएसटी का कैसे होता है, ऑडिट हो रहा है, क्या करें। तुम लोग को पकड़ा जाएगा, एकदम मदद नहीं करना। जब तुम लोग पढ़ रहा था, लोग मदद करता था, तो फ्री में नहीं करना, ठीक है। बोलना कि टरका देना, बाद में बात करते हैं, अभी खा लेते हैं, ठीक है। या फिर इस बारे में हम लोग बैठ के बात करते हैं, फ्री में नहीं करना है। क्योंकि ये काम जो तुम करेगा, इस काम के लिए लोग हजारों चार्ज करते हैं। हम लोग का समय का वैल्यू होगा, वो केबिन में जब बैठ के तुम लोगों को बता रहा होगा ना, वो एक एक घंटा पे तुम चार्ज कर रहा होगा वो लोग से 2000, 3000, 5000 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा मानो एसेट्स ऑफ फर्म, एसेट्स ऑफ फर्म, अगर पार्टनर्स कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो वो भी तो फर्म का एसेट हो जाएगा ना। कौन बोला? हाँ, नहीं कैपिटल अलग, वो तो कैपिटल है, लेकिन फर्म के नजर से देखे तो वो तो यूज कर सकता है ना। बोला कि फर्म के पास जो पैसा है, क्या बोल रहे हैं, फर्म के पास जो पैसा है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले थर्ड पार्टी को पे करो, फिर भी पैसा बच रहा है तो इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली विच इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, फिर भी पैसा बच रहा है तो तुम कैपिटल जो लाया था वो घर ले जाओ। फिर भी पैसा बच रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर ले जाओ। तुम लोग नोटिस करो क्या करते हैं, पहले क्रेडिटर, सप्लायर सबको पेमेंट करते हैं, कुछ बचता है तो कैपिटल घटाते हैं, फिर भी कुछ बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाते हैं। ये वही वाला लॉ है, वो जो हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, ये यहीं से बना है। ये दो पॉइंट है, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। पहला कैपिटल, दूसरा अकाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत ज्यादा माइनर है, डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं है, लेकिन दोनों बात लिखना होगा। ये लाइन में कैपिटल वर्ड लिखना होगा और उसके बाद अकाउंट ऑफ कैपिटल भी लिखना होगा, ठीक है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि लॉ का एग्जाम है तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा। छोटा सा ऐसा छोटा मोटा कैलकुलेशन बना के दे देगा 4 मार्क्स का, करते रहना है। तो कैलकुलेटर लेके जाना है, चाहे लॉ हो चाहे इको हो, कैलकुलेटर लेके जाना है। कैलकुलेटर एक सीए का जान होता है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो तो फिर भी थोड़ा दूरी रहता है। कोलकाता में जैसे तुम लोग बैठा है, इससे भी छोटा बेंच, इसमें 2 जन बैठा हुआ है, कितना मजा आएगा। हाँ। और हम कैलकुलेटर लेके गए ना लॉ के एग्ज़ाम में, तो मेरा बगल वाला लड़का मेरे बगल में बैठ के हंसने लगा मेरा मुँह पे। तो हम दूसरा के शहर में थे, तो हम धनबाद वाला रवैया में बात नहीं की है। फिर एग्ज़ाम एक बार देने गए थे, लोग ऐसा बोलते हैं कि धनबाद से नहीं कोलकाता से देगा तो पास हो जाएंगे, ये भी मान्यता है। तो बोले चलो देखते हैं। हाँ नहीं, और सुनो ताजुब का बात कि मेरा बगल वाला लड़का ऐसे ऐसे बोला, तो हम उसको बोले कि भाई हम तुमको नहीं दिखाएंगे, तो पूरा प्लीज प्लीज करने हम बोले ठीक है देख लो। उसको लॉ में एग्जेम्पशन आ गया और हम 58 पे अटक गए, ठीक है। तो अब क्या हम क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत पुराना, हाँ। तो अच्छा बात है ना। ये लास्ट पार्ट अपलोड हटा देते हैं। पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड ऑफ सेपरेट डेट। मेरे मन में एक डाउट है कि पार्टनर का अपना उधार भी है और फर्म का क्रेडिटर्स भी है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है उससे पहले किसका पेमेंट होगा? फर्म का उधार का कि पार्टनर का उधार का? ऑब्वियस सा बात है, डेट्स ऑफ फर्म पहले पे होगा। कुछ बचेगा तो पार्टनर जो है अपना सेपरेट डेट पे करे अपना पैसा से। अगर पार्टनर का अपना प्रॉपर्टी है तो वो पहले फर्म का पेमेंट करेगा क्रेडिटर्स को कि अपना क्रेडिटर्स को? वो अपना सेपरेट डेट पे करेगा। कुछ बचेगा तो वो फर्म का डेट पे करेगा। ये बात को याद रखना है। पहले अपना को देखो, फिर दूसरा को देखो, फिर दूसरा को देखो, फिर दूसरा को देखना भी है, ठीक है।